मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट से अगर मैं पूछता हूँ ना कि आप कौन से घर में रहते हो, खुद का घर है या रेंटल घर है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइड होता है कि मैं खुद के घर में रहता हूँ। जबकि आप उससे आधी कीमत देकर के रेंट पे उससे बढ़िया घर में रह सकते हो और लॉन्ग टर्म चेंज भी कर सकते हो। जब मर्जी है तब घर बदला, बढ़िया से बढ़िया घर में रह लो। लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी से निकल के आप ज्यादा ईएमआई देकर के, बैंक लोन लेकर के खुद के घर में शिफ्ट कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका एसेट बन जाता है। ठीक है, मैं जो रेंटल प्रॉपर्टी को देखता हूं वो क्या है, टर्म प्लान एक रेंटल प्रॉपर्टी है आपकी। वो आप उसमें कितना भी पैसा दे दो, कम दे लो ज्यादा दे लो, वो आपकी कभी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे जो मेजर हम लोगों को चैलेंज फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो फेस करते हैं ना, वो ये होता है कि वो क्लाइंट से कन्विंस हो जाते हैं और फिर क्लाइंट डिस्कशन को ड्राइव करता है। तो क्लाइंट जो बोलता है ये फिर वो करते हैं, ना कि जो वो एडवाइस करता है। क्लाइंट किस चीज में कन्विंस कर लेता है? कितना टाइम आप उसमें डिवोट करते हो कि ये म्यूचुअल फंड इतना ग्रो हो गया है, मेरे को इस फंड को अभी शिफ्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन मनीष जी मैं आपको बोलूं, म्यूचुअल फंड को स्टडी करने की जरूरत पड़ती नहीं। आप कौन सा म्यूचुअल फंड उठा करके देख लो जो आपको 100% रिटर्न देकर के गया हो लॉन्ग टर्म के अंदर। मनीष जी ये तो आप मतलब मैं इसको सही नहीं मानता आपकी इस बात को। जब बच्चा 18 साल का हुआ उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है और उस टाइम पे यूएस ने एक बॉम्ब डाल दिया चाइना के ऊपर। ग्लोबल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, मार्केट सारे डिप मारेंगे। आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड नीचे नहीं जाएगा? ये सब एडवाइजर जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो भी है, वो अपने दिल पे हाथ रख करके खुद अपने आप को जज कर ले। कितने क्लाइंट्स को जाकर के एडवाइस किया है कि आज पैसे को निकाल करके डाइवर्सिफाई करके हम लोग ग्रोथ से निकाल करके कंजर्वेटिव में चले जाते हैं। 20% लोग जो है अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन ढंग से करने की बात नहीं है। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं। मैं खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मार्केट टाइम नहीं कर पाते। मार्केट टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हमको ये नहीं पता मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, गिरेगा और कब मार्केट गिरेगा, ये हमको नहीं पता है। एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं और साथ में बचा हुआ पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये जो है ना सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट करने की। इसमें बहुत कम पैसा इंश्योरेंस के लिए खर्च होता है और बहुत सारा पैसा बच जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे पास में आते हैं या आपके पास में आते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि ये सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। लेकिन फिर एक और फाइनेंशियल एडवाइजर अलग तरह का आपके पास आता है और वो बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस में ही सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। टर्म प्लान म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी गलत है। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करो, वहां पर रखोगे तो पैसा जो है वो लंबे समय तक आपके साथ में रहेगा, नहीं तो बीच में से निकल जाएगा। अब मैं जानता हूं कि आपकी परिस्थिति भी कई बार ऐसी होती होगी कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन सी स्ट्रेटेजी सही है, और आप जो है कन्विंस भी हो जाते हैं कि टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो सही है। कुछ लोग वहां पे कन्विंस हो जाते हैं। ये जो है ना, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कई सारे लोगों के मन में। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक, करीबन 22 साल तक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज अ प्रोफेशनलिस्ट काम किया हुआ है। इंडिया की कई सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है, बड़े बड़े बैंक्स में काम किया है। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बहुत गहरा तजुर्बा है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करते हैं। आज की तारीख में दुबई की एक बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म, उस कंपनी के साथ में काम करते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। और उनका इस कंपनी में प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि उन्हें दुनिया के कई सारे देशों में जाकर वहां के लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझाना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं इस इंटरनेशनल प्लेयर से ये पूछा जाए कि ये जो असमंजस हमारे बीच में चलता है इसके ऊपर आपका क्या कहना है। इनका नाम मिस्टर मनीष शर्मा है और मनीष शर्मा आज हमारे बीएनडीबी के ऑफिस में आए हैं मॉरिशियस से, और हमें उनके साथ में बैठकर ये जो इतना इंपॉर्टेंट हेल्थी टॉपिक है इस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला है। तो मनीष जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बड़ा अच्छा लगा आपके पास आकर के। तो थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज किया है। सही गलत कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसी के लिए कोई स्ट्रेटेजी सही काम करती है, किसी के लिए कोई स्ट्रेटेजी सही काम करती है। तो ये कहना कि ये स्ट्रेटेजी सही है या गलत है वो नहीं है, लेकिन हाँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। सुनने के लिए टॉपिक बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर किसी क्लाइंट के पास जाता है और उनको एडवाइजरी देता है कि ठीक है आपको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, आप ये प्लान ले लो, और जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान, जनरल इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान जब हम नाम लेते हैं तो वो यूलिप दिमाग में आता है, यूनिट लिंक मार्केट प्लान्स। मैं यूलिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान क्लाइंट को प्रपोज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो क्लाइंट एडवाइजर को एक चीज बोलता है, यार मैं टर्म प्लान क्यों ना ले लूं, मेरे को सस्ता रहेगा टर्म प्लान, ठीक है, और जो बाकी बचा पैसा है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे को उस पर ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर खुद पहले कन्विंस नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है, या कौन सी चीज सही तरीके से काम करेगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल होता है क्लाइंट को कन्विंस करना। बट इन केस यहाँ पे 50% क्लाइंट उसको कन्विंस कर देता है कि क्या करना चाहिए, मुझे उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेजर हम लोगों को चैलेंज फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो फेस करते हैं ना, वो ये होता है कि वो क्लाइंट से कन्विंस हो जाते हैं और फिर क्लाइंट डिस्कशन को ड्राइव करता है। तो क्लाइंट जो बोलता है ये फिर वो करते हैं, ना कि जो वो क्लाइंट किस चीज में कन्विंस कर लेता है। क्लाइंट कन्विंस ये कर लेता है कि मेरे को सस्ता ये पड़ रहा है, मैं इसमें ले लूं और मैं बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूं, ठीक है। मतलब वही आप बोल रहे हैं कि टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड ले लो, ये क्लाइंट जो है, क्लाइट का प्रेफरेंस है, क्लाइंट का प्रेफरेंस। अब मैं आपको छोटा सा इस चीज के ऊपर एक एडवाइजरी देता हूँ, क्योंकि मैं यस आई सेल इंश्योरेंस, ठीक है, मैं इंश्योरेंस एडवाइजरी करता हूँ क्लाइंट्स को, एचएनआई क्लाइंट्स को। मैं एक नीश मार्केट में काम करता हूँ, एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए, उनके फैमिली प्रोटेक्शन, बिजनेस प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, लेगेसी सक्सेशन प्लानिंग, उनके लिए काम करता हूँ। तो ये आप क्लाइंट छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, ये टॉपिक हमेशा निकलता आया है। मेरा एक क्वेश्चन हमेशा क्लाइंट से रहा है, जो बोलते हैं ना मैं टर्म प्लान लेता हूँ, बाकी का पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ म्यूचुअल फंड। मैं सिंपल सा क्लाइंट से एक चीज पूछता हूँ पहले तो, सर आपका बिजनेस किस चीज का है? किसी का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ट्रेडिंग होगा, कुछ होगा, वो बिजनेस उनका है। आप कितना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को देते हो स्टडी करने के लिए, स्टॉक मार्केट के, सपोज आपने म्यूचुअल फंड में डाला, कितना टाइम आप उसमें डिवोट करते हो कि ये म्यूचुअल फंड इतना ग्रो हो गया है, मेरे को इस फंड को अभी शिफ्ट करना चाहिए? नहीं, लेकिन मनीष जी मैं आपको बोलूं, म्यूचुअल फंड को स्टडी करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, जैसे कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, करेक्ट, और वो जो है वो स्टडी करने का काम करते हैं और वो उनका फुल टाइम काम है। अब आप बोलोगे कि वो म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और लंबे समय तक आप कैसे छोड़ सकते हैं उसमें, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि मैं मेरे पैसे को 8-9 अलग-अलग म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई कर दूं। करेक्ट, आपने एकदम आप सही बात बोल रहे हो। लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है? ठीक है, पता तो है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। फंड मैनेजर्स के बेसिस के ऊपर चलता है। मार्केट में आज की डेट में हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किसमें लगाना चाहिए पैसा एक एडवाइजर आकर के सजेस्ट करता है। किस बेसिस पे सजेस्ट करता है कि ये एक्स फंड मैनेजर ने ये फंड लेकर के आया, क्योंकि उस फंड मैनेजर का मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, वो फंड मैनेजर लेकर के आया है। अब म्यूचुअल फंड में ग्रोथ कैसे होती है आपके लिए? तो आपको लग रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म डाल करके छोड़ दिया, वो ग्रो कर रहा है, मेरे को 10-15%, 20% रिटर्न दे रहा है। वो देता कब है? जो फंड मैनेजर है उसके अंदर चर्निंग करते हैं, ठीक है, बाइंग सेलिंग करते हैं कि आज उन्होंने ये सपोज उन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे, उसके अंदर 100 में से आज मेरे को 20 स्टॉक्स में रिटर्न आ गया, मैं इसको सेल ऑफ कर देता हूँ, नए स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ, तब वो ग्रो करता है, ठीक है। आप कितने भी म्यूचुअल फंड उठा करके देख लो, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, उसके अंदर रिटर्न स्टैग्नेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर नए फंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तो ये चीज म्यूचुअल फंड के अंदर भी, आप कौन सा म्यूचुअल फंड उठा करके देख लो जो आपको 100% रिटर्न देकर के गया हो लॉन्ग टर्म के अंदर? मनीष जी, ये तो आप मतलब मैं इसको सही नहीं मानता आपकी इस बात को। ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड तो होते ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं। डेफिनेटली कई सारे मैं आपको फंड्स बता दूं, करेक्ट, कई सारे फंड्स बता दूं, सारे ही फंड्स आपको ऑलमोस्ट 80% फंड बता दूं, इसलिए डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। मैं 100% नहीं बोल रहा, लेकिन 20-20 साल पुराने फंड्स हैं, द रिटर्न्स आर वेरी गुड। करेक्ट, वही मैं कह रहा हूं आपको, जो रिटर्न है पहले आपको 3 से 4 साल के अंदर रिटर्न उसके अंदर काफी हाई दिखेंगे, क्योंकि उन फंड्स के ऊपर रेगुलर फोकस होता है, रेगुलर उनके ऊपर चर्निंग होती है, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वो फंड्स ग्रो करेंगे आपके शुरू के 3-4 साल, उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाएंगे। अगर एज अ क्लाइंट देखो, अगर मुझे नॉलेज है इस मार्केट की, तो मैं क्या करूंगा, मेरे फंड्स को स्टडी करूंगा,
ठीक है, ये फंड मेरे को इतना रिटर्न दे रहे हैं, एक काम करता हूं मैं अब इस फंड के अंदर से निकाल के इस नए म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, इफ यू आर नॉलेजेबल एंड यू आर एक्सपर्ट ऑफ दैट मार्केट, यू कैन ग्रो मनी लाइक एनीथिंग। म्यूचुअल फंड छोड़ो, आप तो स्टॉक मार्केट में ग्रो कर लोगे, तो वह पैसा स्टॉक मार्केट में भी बनाते हैं ना, बाइंग सेलिंग करके। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे आज का टाइम है, अगर आप आज सोचो जैसे पुराने जमाने में होता था, बाप दादा बोलते थे मैंने इस कंपनी का स्टॉक लेकर के छोड़ दिया, मेरी बेटी की 20-25 साल में शादी होगी, तब निकाल करके उसको बेच करके मैं शादी कर दूंगा। आप आज वो चीज नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, एकदम सही है, लेकिन कब एग्जिट करना और कब री एंटर करना है, रिटेल इन्वेस्टर वो कभी नहीं कर पाता है। नहीं, लेकिन मनीष, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी म्यूचुअल फंड है, जब तक वो फंड एग्जिस्ट है, उस फंड की एक प्रॉपर टीम होती है, करेक्ट, फंड मैनेजमेंट टीम होती है, करेक्ट, और वो टीम जब तक वो फंड एग्जिस्ट है, हाँ जी, काम करती है। और जहां पर भी अगर वो फंड काम करना बंद करता है, हाँ जी, उस फंड के अंदर एक भी दिन का लॉक इन नहीं है। ठीक है, फंड में से पैसे निकाल लेंगे सब, करेक्ट, एग्जिट कर जाओगे। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, फिर गो एंड स्टडी ऑन द म्यूचुअल फंड मार्केट। आप जितने भी फंड मैनेजर हैं, आपको क्या लगता है फंड मैनेजर का एक ही म्यूचुअल फंड है? उस फंड मैनेजर के पास में कम से कम 70-80 म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं। कभी एक स्मॉल कैप फंड लेकर के आएंगे, कभी एक लार्ज कैप फंड लेकर के आएंगे, कभी एक मीडियम कैप फंड लेकर के आएंगे। एक फंड मैनेजर कभी भी सिंगल फंड के ऊपर, ठीक है यार, जैसे तो 2 या 3 पे करेगा नहीं, मेनी फंड। जब भी इनको मार्केट से पैसा चाहिए होता है, एक नया फंड लॉन्च होगा। आप देख लो कितने म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं एवरी टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी नया फंड लॉन्च होता है तब मार्केट से पैसा उसके अंदर आता है। ठीक है, एक टाइम के बाद में वो फंड रेगुलर आपका सेविंग्स में चला जाएगा, ग्रो करता रहेगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा, लेकिन जो नया फंड है वो तेजी से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोकस ज्यादा है। अब दूसरा म्यूचुअल फंड का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। म्यूचुअल फंड क्या अगेन स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है? कैन यू टाइम द मार्केट? स्टॉक मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। ठीक है, आपने स्पेसिफिकली किसी को एडवाइस किया क्लाइंट को कि ठीक है, उसने बोला भाई मेरे को मेरे बेटे के एजुकेशन के हिसाब से पैसा लगाना है। आप उसके पास गए कि एक काम करो, आपका बच्चा 1 साल का है, 17 साल के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर एक सिप कर दो आप। ठीक है, जब बच्चा 18 साल का, आपको बच्चे को पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए पैसा चाहिए, आप निकाल लेना। अब जब बच्चा 18 साल का हुआ, उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है, और उस टाइम पे यूएस ने एक बॉन्ड डाल दिया चाइना के ऊपर। ग्लोबल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, मार्केट सारे डिप मारेंगे। आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड नीचे नहीं जाएगा? जाएगा। आंसर है 1 मिनट। अब उस टाइम पे जब आपको पैसे की जरूरत है, उस टाइम पे ही मार्केट क्राइसिस हुआ है, या कोविड टाइप कोई एपिडेमिक आया है, या पेंडेमिक आया है, या कोई वॉर हुआ है, मे बी आपका जो कैपिटल रहा है या तो उतना है या कैपिटल से भी नीचे चला गया। आपका एडवाइजर क्या बोलेगा कि आप एक काम करिए, थोड़ा रुक जाइए, मार्केट स्टेबल हो जाएगा, तब आप पैसा निकाल लेना, ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन आपकी नीड उस वक्त है, आप क्या करोगे उस वक्त? नहीं, आप जो बोल रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, उस तरीके से तो ठीक है, ये कन्विंसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी, उसको उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका अलग है। हाँ जी, और वो तरीका ये है कि अगर मैंने 18 साल के बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और 18वें साल मुझे पैसे की जरूरत है, तो उसमें जो है, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड है, इसीलिए मुझे जो है वो 14वें साल से पैसे को धीरे धीरे डेट फंड में डालना होता है। यही मैं आपको फिर समझा रहा हूं, मैं आपको फिर ये चीज समझा रहा हूं। कितने क्लाइंट्स हैं जो ये इतना उसको सिस्टमैटिकली लेकर के चलते हैं कि अच्छा 14 इयर्स कंप्लीट हुए, अब उस पैसे को निकाल के मैं डेट में शिफ्ट कर लेता हूं, डेट से निकाल के जब अगर मार्केट डाउन जाएगा मैं उसको ग्रोथ में वापस डाल दूंगा। रंजीत जी, नहीं डालना है, ग्रोथ में नहीं डालना है, चलो डेट में ही रखना है। मेरे को आज 22 साल इस मार्केट के अंदर हो गए हैं, लोगों को एडवाइजरी करते हुए मैं 90% तो मैं फिर भी आपको ज्यादा बोल रहा हूं। 1% क्लाइंटल होता है जिसको इतना नॉलेज होता है, जो अपने, अब छोड़ो इसकी भी बात नहीं करता, आपके जितने BITV के एडवाइजर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, या आपने भी इस इंडस्ट्री में काम किया है, यूलिप आपने बेचा है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो इंश्योरेंस कंपनीज एक बूम था मार्केट के अंदर, यूलिप का बेचा है। ठीक है, यूलिप को हम क्या बोलते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हमने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ये है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, इसमें हम आपको इतना कवर प्रोवाइड करेंगे, और जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हम डालेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। फंड्स क्या है? कंजर्वेटिव, बैलेंस और ग्रोथ फंड है। आप इसमें पैसा डाल दो, आप चूज करो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको किसमें पैसा डालना है। ठीक है, प्लस आपको जब लगता है मार्केट अच्छा है, आप स्विच भी कर सकते हो, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? क्लाइंट की। 99% मैंने भी किया है,
क्लाइंट को एडवाइस किया, 99% बता रहा हूँ, मेरे एक क्लाइंट ने आज तक फंड को कभी स्विच नहीं किया है। नहीं देखो, आप जो बोल रहे हो क्लाइंट के लेवल तक वो नहीं करेगा। हाँ जी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लाइंट को खुद को करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर को उनको वो एडवाइस करना चाहिए। और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है जिसका भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कराया है, वो जो है डिसीजन ले कि भाई 4 साल पहले अब मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में कितने क्लाइंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के? 1, 2, हजारों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मोस्टली जितने रिटेल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उठा करके देखो, एक चीज होती है थ्योरेटिकल बात करना, एक होती है प्रैक्टिकल बात करना। ये सब एडवाइजर जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो भी है, वो अपने दिल पे हाथ रख करके खुद अपने आप को जज कर ले, कितने क्लाइंट्स को जाकर के एडवाइस किया है कि आज पैसे को निकाल करके डाइवर्सिफाई करके हम लोग ग्रोथ से निकाल करके कंजर्वेटिव में चले जाते हैं। नहीं देखो क्या है कि 100 में से, ये तो हर फील्ड में है ऋषि, देखो हर फील्ड में है, करेक्ट, 20% लोग जो है अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन ढंग से करने की लेकिन बात नहीं है। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं, मैं खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मार्केट टाइम नहीं कर पाते, मार्केट टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हमको ये नहीं पता मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, गिरेगा कब मार्केट बढ़ेगा, ये हमको नहीं पता है। इसीलिए गोल के 4 साल पहले मार्केट अच्छा है बुरा है, आप थोड़ा थोड़ा पैसे नेट में डालते जाओ, ये टाइम के मार्केट। मैं देखो, अगर कोई ये चीज कर रहा है ना रंजी जी, इससे बढ़िया कोई सिस्टमेटिक एडवाइस नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको देखो, एक होता है कि हम सचिन तेंदुलकर, हर कोई तो नहीं बन सकता ना, ठीक है, लाखों में से कोई एक सचिन तेंदुलकर बनेगा नहीं, देखो ये लेकिन जो मास है, मास के अंदर क्या होता है, जो सिस्टमेटिक काम होता है, तो हम लोग क्या है, मेरा आइडिया क्या है, मैं क्लाइंट को एक ऐसी एडवाइस दूं कि कल को मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, एटलीस्ट जो मैं उसको एडवाइस दे रहा हूं वो स्टेबल रहे उसके लिए। देखो आप ऐसी बात बोल रहे हो कि एक गांव में हाँ जी, ज्यादातर लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, करेक्ट, और कोई एक व्यक्ति जो है उसने अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा, उसको गांव वाले बोल रहे हैं अरे यार गांव में से कितने लोग ने पढ़ाई की, कौन पढ़ के जो है सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाई करना तो ये तो सही है डेफिनेटली, लेकिन हमको ये भी तो देखना है ना कि भाई अगर 100 क्लाइंट है, 100 में से 10 लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर उस तरीके की एडवाइजरी दे रहा है, लेकिन बाकी 90 क्लाइंट का भी तो सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा ना। नहीं देखो, मुझे क्या देखना है, मुझे एज एन इंडिविजुअल अपने आप को देखना है, मार्केट में कौन फाइनेंशियल एडवाइजर गलत कर रहा है या सही कर रहा है, करेक्ट, मुझे ये देखना है कि मुझे क्या एडवाइस करनी है। अब मैं उसका सॉल्यूशन एडवाइस करनी है मेरे कस्टमर को, हाँ जी, क्या मैं उसको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एडवाइस करूं या मैं उसको म्यूचुअल फंड प्लस टर्म एडवाइस करूं। करेक्ट, अब मैं उसी टॉपिक पे आ जाता है, क्योंकि हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया टर्म प्लान एंड म्यूचुअल फंड और अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान व्हिच इज लिंक्ड टू द इन्वेस्टमेंट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो पहली बात तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूलिप प्लान्स, तो मैं यूलिप प्लान्स किसी को एडवाइस नहीं करता हूं, मैं ऑफशोर प्लान्स एडवाइस करता हूं, डॉलराइज बेस्ड, जो सिक्योर्ड एंड सेफ है क्लाइंट के लिए। टर्म प्लान में क्यों नहीं एडवाइस करता हूं, तो उसका मेरा एक सिंपल सा रीजन है जो मैं हमेशा क्लाइंट से पूछता हूं, 90% मे बी यू आर एन एक्सेप्शन जो हमने डिस्कशन किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट से अगर मैं पूछता हूं ना कि आप कौन से घर में रहते हो, खुद का घर है या रेंटल घर है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइड होता है कि मैं खुद के घर में रहता हूं, जबकि आप उससे आधी कीमत देकर के रेंट पे उससे बढ़िया घर में रह सकते हो, और लॉन्ग टर्म चेंज भी कर सकते हो, जब मर्जी है तब घर बदला, बढ़िया से बढ़िया घर में रह लो। लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी से निकल के आप ज्यादा ईएमआई देकर के, बैंक लोन लेकर के खुद के घर में शिफ्ट कर जाओगे, क्यों? क्योंकि वो आपका एसेट बन जाता है, ठीक है। मैं जो रेंटल प्रॉपर्टी को देखता हूं वो क्या है, टर्म प्लान एक रेंटल प्रॉपर्टी है आपकी, वो आप उसमें कितना भी पैसा दे दो, कम दे लो ज्यादा दे लो, वो आपकी कभी नहीं होने वाली, ठीक है। वेयरएज अगर मैं आपको एक ऐसा प्लान सजेस्ट करूं जो आपके लिए एक एसेट का काम करे, ठीक है, मे बी आप उसमें पैसा ज्यादा दे रहे हो अपफ्रंट, ठीक है, लेकिन वो आपका एसेट बनेगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, आपकी फैमिली के साथ रहेगा, आप नहीं आपकी फैमिली के काम आएगा, आपके बिजनेस के काम आएगा, आप रहोगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कंपैरिजन भी निकालने बैठूंगा ना किसी भी टर्म प्लान का किसी भी एज पे, एप्पल टू एप्पल जो हम कंपेयर करते हैं ना, मैं जो प्लान सजेस्ट करूंगा उसके अंदर ओवरऑल कॉस्ट जो है ना टर्म प्लान से सस्ता है, बेनिफिट टर्म प्लान से ज्यादा है लेकिन सस्ता है टर्म प्लान से ओवरऑल कॉस्ट में, कि अगर मैं कैलकुलेट करूं आप टर्म प्लान में कितना प्रीमियम दे रहे हैं, कितने साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है, अपफ्रंट में भी इस प्लान में आप ज्यादा पे करोगे, ठीक, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जब उसका बेनिफिट देखोगे आपको टर्म प्लान से वो प्लान सस्ता पड़ेगा विद हायर बेनिफिट्स। कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालिए,
लेकिन इस कंसेप्ट से मत डालिए कि मैं इंश्योरेंस में से ये पैसा बचा रहा हूं तो ये मैं म्यूचुअल फंड में कर देता हूं। मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट हमें भी ये बोलते हैं कि यार मनीष, मैं यहाँ पे जो पैसा दे रहा हूँ, दो ओवरऑल सस्ता पड़ा है, लेकिन ईयरली जो मेरा पैसा जा रहा है वो कम जाएगा टर्म प्लान में। टर्म प्लान ले लेता हूँ, ये बाकी पैसे को मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। मैं एक और सवाल क्लाइंट से पूछता हूँ, सर आप म्यूचुअल फंड में कितने साल से डाल रहे हो पैसा? बोले अभी कोई साल 2 साल से। सर पहले कभी डाला था? हाँ डाला था यार, 20 साल पहले मैंने एक प्लान लिया था, लेकिन शायद पैसे की जरूरत थी, मैंने निकाल लिया पैसा। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ने किया है। मैंने जो इनिशियली अपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ था, मुझे बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट आई, मैंने उनको सरेंडर करके ग्रोथ आई तो निकाल लिया, दोबारा कभी रेगुलर रीइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया नहीं उसके अंदर। क्यों? बोलने के लिए थ्योरेटिकल बहुत अच्छा है कि इतना ले लेता हूँ, ये बाकी का पैसा मैं इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में कर देता हूँ। रेगुलरली कोई क्लाइंट नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। बोलना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है। जो एक्सेप्शनली कर रहे हैं डेफिनेटली कर रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। मैं यहाँ बैठ करके 100 लोगों से मिल रहा हूँ, 100 लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, और 100 लोगों को मैं शायद कन्विंस कर भी नहीं पाऊंगा। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, आप ये प्रण तो लेकर के आए नहीं मैं 10 लोगों से मिलूंगा, 10 लोग मेरे क्लाइंट बनेंगे। नहीं, फिर मनीष देखो, एक प्रश्न मन में ये भी रहता है, हाँ जी। आपने बोला टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए, आपने बोला कि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वहां पर जो है मेरा पैसा बंधा हुआ रहता है और वो जिंदगी भर मेरे साथ ठीक है। रहता है। लेकिन टर्म प्लान में मेरा प्रीमियम, अगर मुझे 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस की मुझे जरूरत है आज की तारीख में, 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, तो उसका प्रीमियम जो है, मैं इंडियन भाषा में बोल रहा हूँ, उसका प्रीमियम साल का 12,000 रुपए है। ठीक है। लेकिन मैं वही लाइफ इंश्योरेंस लूंगा जो कि मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, 100 का, भले ये मेरे साथ अगले 40 साल ही रहेगा, वहां पे मेरा प्रीमियम 2 लाख रुपए आएगा। ठीक है, वहां पे मुझे साल का 2 लाख देना पड़ेगा, यहाँ पे 12,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में मेरी नीड जो है वो लिक्विडिटी है। हाँ। अगर मैं अपने कमाई का, आज की तारीख में मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे ऊपर 100 लायबिलिटी है, मेरी इनकम लिमिटेड है, करेक्ट, और मैं पूरा 2 लाख रुपए उठा के वहीं पे डाल दूंगा, हाँ जो मुझे 100 साल या 90 साल के बाद काम आए, मेरी आज की जिंदगी कैसे चलेगी? वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो ओवर सेलिंग कभी किसी को करनी नहीं चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड, अगर आज उसकी नीड उतनी है तो उसके अनुसार आप उसको सजेस्ट करिए। देखो फिर भी है, देखो हाँ जी, मेरी नीड 1 करोड़ इंश्योरेंस की, हाँ जी, मेरी नीड जो है 1 करोड़ इंश्योरेंस की है, और मेरे पास में प्रीमियम देने को ज्यादा है नहीं, क्योंकि मेरी दूसरी लायबिलिटी ज्यादा है। करेक्ट। अब अगर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में अगर मेरी इंश्योरेंस कम कर दिया, हाँ जी, तो भी मेरी मेरा प्रीमियम तो ज्यादा हो जाएगा, प्रीमियम फिर भी मेरा ज्यादा है, 2 लाख की जगह 1 लाख आएगा, तो मेरा नीड आपने पूरा, जो मेरी आज की जरूरत है वो खत्म हो गई। तो मेरी नीड जो है आज की तारीख में मेरे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, व्हेन आई एम यंग, वो टर्म प्लान ही पूरा करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए एडवाइजरी के बेस्ड ऑन होती है, किस क्लाइंटल को आप बेस्ड ऑन एडवाइजरी कर रहे हो। ठीक है, आपका मास मार्केट क्लाइंटल है, आपका एचएनआई क्लाइंटल है, या आपका अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंटल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो एडवाइजरी करते हैं, स्पेसिफिकली मैं जो एडवाइजरी करता हूँ नीश मार्केट पर एडवाइजरी करता हूँ, जो एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट है। ठीक है, उनके पास में जब आपने ये बात कही ना कि मेरे पास 2 लाख रुपए ही है, मेरे को क्या एडवाइजरी, हम उस क्लाइंटल में एडवाइजरी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमको कस्टमाइज एडवाइजरी करना होता है। ठीक है, आप क्लाइंट लो, आपके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन आपको ये एडवाइस चाहिए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अब सिंपल सी बात है, आप रॉयल्स रॉय कार खरीदने जा रहे हो, ये कह के तो नहीं जाओगे ना कि मेरे पास 2 लाख रुपए, मेरे को रॉयल्स रॉय कार खरीदनी है। रॉयल्स रॉय वाले मना कर देंगे, सॉरी हम आपको नहीं दे पाएंगे कार। लेकिन आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आपको रॉयल्स रॉय कार खरीदनी है, तो रॉयल्स रॉय वाला आपके पास आकर के बैठेगा और बोलेगा कि अच्छा रंजीत जी आप बताओ, हम आपके लिए गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, आपको गाड़ी में क्या चाहिए, हम आपके लिए गाड़ी कस्टमाइज करके आपको डिजाइन करके देंगे, क्योंकि मार्केट में हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम जो एडवाइजरी कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली जो एडवाइजरी करता हूं वो एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस की एडवाइजरी करता हूं, जिनके लिए टर्म प्लान डजंट मेक सेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक केस स्टडी के हिसाब से आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 45 ईयर ओल्ड बंदा है, ठीक है, 45 साल का बंदा है, उसको अगर मैं $1 मिलियन का एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हम डॉलर बेस करते हैं, $1 मिलियन का जो इंडियन करेंसी में 8 करोड़ के मुताबिक कवर होता है, उसका अगर प्रीमियम मैं कैलकुलेट करता हूं, जो वो अगला 80 साल तक, चलो 100 साल तक लेकर के चलते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं, होल ऑफ लाइफ, क्योंकि हम भी होल ऑफ लाइफ सॉल्यूशन देते हैं, उसका प्रीमियम आएगा तकरीबन 4.5 लाख रुपए। ठीक है, 4.5 लाख रुपए उसका प्रीमियम आता है।
अब अगर मैं उसको एक $1 मिलियन का कवर देता हूँ 45 साल के बंदे को, जहाँ पे प्रीमियम उसको 100 साल तक नहीं देना है, यहाँ तो उसको 100 साल तक देना है, 4.5 लाख रुपए हर साल देना है। वहां पे अगर मैं उसका प्रीमियम कैलकुलेट करता हूँ तो तकरीबन 15,000, तकरीबन 12-13 लाख रुपए के आसपास का उसका प्रीमियम आएगा। ठीक है, कहाँ तो 4.5 लाख रुपए, कहाँ 12 लाख रुपए प्रीमियम। अब आप बोलोगे यार कवर तो होता ही है, लेकिन यहाँ तो मेरे को सिर्फ 4.5 लाख देना पड़ रहा है, वहां पे मेरे को देना पड़ रहा है 12 लाख रुपए, मैं कम से कम 8 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। यस, अपफ्रंट आप ज्यादा दे रहे हो, लेकिन यहां पे आपने 12 लाख रुपए 20 साल तक ही दिया, उसके बाद आपको देने की जरूरत नहीं है, कवर आपका लाइफ टाइम चलेगा। वहां पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इन केस ऑफ डेथ ही पैसा मिलेगा। यहां पे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपको विड्रॉवल चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आप प्लान को कैंसिल करोगे, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इनिशियली अगर आप जल्दी करोगे तो थोड़ा कटके मिलेगा, लॉन्ग टर्म रखोगे तो ज्यादा मिलेगा। नेट नेट अगर मैं बात करूं इस क्लाइंट के लिए 21 से 22 साल के अंदर ब्रेक इवन कर जाएगा, कि उसने जितना पैसा दिया वो उसकी पॉलिसी में पड़ा वो वापस निकाल सकता है। वहां पे जो उसने दिया वो सब लॉस हो गया। तो मैंने शुरू क्या किया था, रेंटल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो आपकी कभी नहीं बनेगी। यहाँ पे जो आपने पैसा दिया ये प्रॉपर्टी आपकी बन रही है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप निकाल सकते हो। अब ये तो अभी अगर आप उससे 2019 से पहले ये बात करते ना तो शायद मैं आपसे कन्विंस हो जाता। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं यार क्या जरूरत है, पैसा बहुत है, सब चल रहा है। कोविड ने सबको सिखा दिया पैसा आपके पास कितना भी हो डजंट मेक सेंस। हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिला लोगों को, क्राइसिस आया, कैश क्रंच आया, लिक्विडिटी क्राइसिस आया। क्यों? क्योंकि इनकम बंद थी, एक्सपेंसेस चालू थे। बहुत सारे आपके एडवाइजर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, पूछना कितने लोगों ने टाइम पे प्रीमियम पे किया और नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स हुई या पेनल्टी के साथ भरना पड़ा बाद में। हम यहाँ पे क्लाइंट को सॉल्यूशन देते हैं, आप अपने अनुसार प्रीमियम पे कीजिए, कब करना है आप डिसाइड कीजिए। इस साल नहीं देना कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे दीजिए। कम देना है इस साल कम दे दीजिए, अगले साल ज्यादा दे दीजिए, कोई पेनल्टी नहीं है। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको बताती है कि आपको प्रोडक्ट हम क्या देंगे, यहाँ पे क्लाइंट बताता है मेरे को प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसको वो कस्टमाइज करके दिया जाता है। ये फर्क है। तो दे आर नॉट लूजिंग, वो असेट बन रहा है, वो आगे ट्रांसफर कर दे। भाई आज मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मैं अब बिजनेसमैन हूं, मैं 70 को मेरा बेटा बिजनेस के अंदर आ गया, मैंने अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर करके अपने बेटे को दे दिया। आप प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करते हो ना, बिजनेस भी ट्रांसफर करते हो, या इंश्योरेंस भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो कम्युनिकेशन चल रही है, इस कम्युनिकेशन में मैं आपको भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। ये मनीष जी की बातों से आप कितने सहमत हैं या आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर आप बताएं। यस मनीष जी, तो मनीष जी आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत लंबा इस डिस्कशन को नहीं लेके जाते, वी विल ट्राई टू एंड आवर डिस्कशन हियर, कि ये जो टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉम्बिनेशन है, टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक आदमी की नीड हो सकती है जहां पर उसकी नीड एक अलग तरह का है, तो उसके लिए ये परफेक्ट बैठता है। लेकिन एक तरह का ऐसा भी क्लाइंट सेट है जहां पर वो अफोर्ड कर सकता है चीजों को और लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट लेके वो ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। सर जब आप किसी एचएनआई क्लाइंट से मिलते हो ना और ये टर्म वाला ये डिस्कशन आता है कि म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, टर्म में डालना चाहिए, पहला उनसे सवाल यही पूछना, सर आप रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो या खुद के मकान में रहते हो? अगर वो बोलता है ना मैं खुद के मकान में रहता हूँ, तो बोले सर फिर एक रेंटल प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाह रहे हो, जिसमें रेंट देकर के वो प्रॉपर्टी आपकी कभी नहीं होगी, जब मैं आपको आपका घर बना करके देना चाह रहा हूँ, आपका असेट देना चाह रहा हूँ, वो भी लिक्विड असेट देना चाह रहा हूँ आपको। तो जब आप ये सवाल देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट टेबल पे रख के नहीं बिकता है, सवाल पूछ के बिकता है, जवाब दे के बिकता है। तो चाहे इंश्योरेंस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि आप इंश्योरेंस कंसेप्ट चलेंगे, आप उसको प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रहे हो, कोई मोबाइल नहीं दे रहे, कोई टेलीविजन नहीं दे रहे कि फीचर बताओगे बिक जाएगा, देखने में दिख रहा है। ये कंसेप्ट है जो उसके काम आएगा, या तो इन केस ऑफ डेथ या फ्यूचर में खुद के काम आएगा अगर आपने उस तरीके का प्लान दिया है। तो जब तक आप उसको बताओगे नहीं, वो सवाल पूछेगा नहीं, आप जवाब दोगे नहीं, तब तक बिकेगा नहीं, क्योंकि तब तक वो कन्विंस होगा नहीं। परफेक्ट। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये काफी गहरा डिस्कशन वाला टॉपिक है, लेकिन मैं आपकी इस बात पर सहमत हुआ कि जो व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी लेने में उसका राइट है या वो ले सकता है, वैसे व्यक्ति को तो डेफिनेटली ये प्लान देना चाहिए लॉन्ग टर्म वाला। एक तो ये रीजन भी, और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, आप कभी भी, एक एडवाइजर का काम है क्लाइंट को कन्विंस करना, ना कि उससे कन्विंस होना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप खुद कन्विंस नहीं है तो क्लाइंट आपको कन्विंस कर देगा कि उसको क्या चाहिए। आप कंपैरिजन कीजिए, अगर वो कोई टर्म प्लान बता रहा है या आपके पास कोई प्लान है, जैसे हम लोग जम्बो इंश्योरेंस करते हैं, यूनिवर्सलाइज्ड सॉल्यूशंस देते हैं क्लाइंट को।
आप मेरे पास कोई भी टर्म प्लान लेकर के आ जाओ, मैं आपको बैठ करके कंपैरिजन बता दूंगा कि टर्म प्लान क्यों कॉस्टली और ये प्लान क्यों सस्ता है, जबकि प्रीमियम इसमें ज्यादा पे करेगा। तो जब तक आप खुद उसको कंपेयर करके कन्विंस नहीं होंगे, आप सामने वाले को जाकर के नहीं कन्विंस कर सकते। आप मेरे सामने किसी को भी बिठा दीजिए, मैं आपको फिर बता दूंगा, मैं टर्म प्लान नहीं लेता हूं और ना मैं एडवाइस करता हूं, लेकिन मैं उसको हायर कॉस्ट का दूसरा सॉल्यूशन दे देता हूं, जबकि हायर कॉस्ट अपफ्रंट है, ओवरऑल लोअर कॉस्ट है। ठीक है, मैं पहले उसको स्टडी करता हूं, देन वी एडवाइस क्लाइंट। परफेक्ट। चलिए, आपके इस मुद्दे पर तो मैं कन्विंस हुआ, लेकिन मैं इस बात पर कन्विंस नहीं हुआ कि एक एडवाइजर का काम जो है वो कस्टमर को जाके कन्विंस करना है। हाँ, इस चीज पे मैं भी एडवाइजर का काम है कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां पर वो भी एग्रीड है और वो चीजें उसके लिए काम करती हैं। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करना हो सकता है कि जो चीज मैं उसके पास लेके गया हूँ उसकी काम की ना हो। मैं आपको इस बात पे बीच में काट के एक चीज बोलना चाहूंगा। मैंने ये बात क्यों बोली, एडवाइजर का काम कन्विंस करना है, ना कि कन्विंस होना। क्यों? इंश्योरेंस के अंदर एक ऑब्जेक्शन हमेशा से आया है और आता रहेगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन पैसे नहीं है, अभी आता है मोस्ट ऑफ द क्लाइंट। आप करोड़पति के पास भी चले जाओ, वो भी ऑब्जेक्शन देता है कि पैसे नहीं है। और दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, आया समझ में तो आया, एक काम करते हैं, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, फिर 2 महीने बाद आप मुझसे मिलना, ये 3 महीने बाद, नेक्स्ट जनवरी से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। आते हैं ये ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एडवाइजर क्लाइंट से कन्विंस होकर के आ गया तो वो जिंदगी में बात नहीं सेल कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट को कन्विंस करने का काम एडवाइजर का है, ना कि कन्विंस होने का। तो यहाँ पे काउंटर होता है कि क्यों 6 महीने बाद, क्यों आप गारंटी लेते हो 6 महीने बाद आप और हम मिल भी पाएंगे? आप पैसे की जो बात कर रहे हो, मैं तो पैसा देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं आपसे। तो ये क्लाइंट का कन्विंस करने का काम एडवाइजर का, ना कि कन्विंस होने का। तो इसका समझने का तरीका अलग है कि मैं ये कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूं। चलिए, लेकिन हमारा जो डिस्कशन था कि म्यूचुअल फंड और एक टर्म प्लान लेना चाहिए या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो कई हद तक जो है वो क्लियर हुआ। आप जरा ये देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, वो हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। मनीष जी, आपके साथ बात करके थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट रंजीत जी, थैंक यू। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।